कल हमने 57 की क्रांति पढ़नी शुरू की थी। ठीक है, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बातचीत करेंगे, 1857 की क्रांति। बेटा देखो, इसके ऊपर तुमने प्रीवियस ईयर में देखा है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं। अब बातचीत कम करो क्योंकि पेपर में टॉपिक आता है। एक क्वेश्चन आता है इसके कॉन्सेप्ट पर आधारित और दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका कोई फैक्ट। कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? लंबी चौड़ी परिभाषा, 4 बड़े बड़े पॉइंट, और इसमें कहेंगे इसमें से कौन सा क्रांति के लिए उत्तरदायी नहीं था, और लंबी लंबी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के लिए बैकग्राउंड का पता होना बहुत जरूरी है। फैक्चुअल क्वेश्चन वो होता है जिसमें डायरेक्ट पूछ लेंगे। मान लो एक एग्जांपल है, भाई इलाहाबाद में क्रांति का नेता निम्न में से कौन था, इसे बोलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। ये सीधा रटने पर आधारित है क्योंकि सब नेता अलग अलग जगह काम कर रहे थे, वो क्रैम करना पड़ता है कि भाई वहां ये वाला नेता था, यहाँ ये वाला। लेकिन अब पेपर रटने वाले कम आते हैं, अब पेपर समझने वाले ज्यादा। मान लो यही पूछ लेंगे 57 की क्रांति का प्रभाव भारतीय समाज पर किस तरीके से पड़ा, और उसमें लंबी लंबी बातों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हमें दोनों पॉइंट्स याद हो, हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और फैक्ट तो हमें क्रैम करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। इसमें एनर्जी कम लगती है क्योंकि ये तो ठीक है भैया याद किया कुछ दिन के लिए। ये कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि ये कहानियां होती है, हर चीज को लिंक करना आना चाहिए। फैक्ट ज्यादा अच्छे तब याद होते हैं जब कॉन्सेप्ट पहले से समझ में आ गया हो। तो मैंने कल एक बैकग्राउंड तुम्हें बताया था कि 57 की क्रांति का क्या लॉजिक था, क्यों हमने क्रांति की। हम 100 साल तो बड़े शांत बैठे रहे। अंग्रेजों की बड़ी शुरुआत तो 1757 थी ना, पहली लड़ाई प्लासी, जो मैंने डिटेल में तुम्हें सिराजुद्दौला ये सबकी कहानियां सुनाई थी। फिर 1764 का बक्सर था जिसमेमें 3 फौज थी, एक हमारी शाही मुगलों की, एक अवध वाले की और एक बंगाल वाले की। फिर हमने पढ़ा 1765 इलाहाबाद की संधि। इसने अंग्रेजों के हाथ पैर इतने मजबूत कर दिए कि फिर वो कभी उखड़े ही नहीं। जैसे किसी इंसान का परमानेंट बढ़िया खाता हो ना, जिसमें हर महीने अंधाधुंध पैसे आते हो, तो उस आदमी को डर कम लगता है। बेटा इनके अंधाधुंध पैसे आने स्टार्ट हो गए इस संधि के बाद से, क्योंकि इंडिया का सबसे उपजाऊ इलाका था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वहां का टैक्स बहुतायत में था, वहां से इनको दीवानी का अधिकार मिला। ये साल ये कभी वापस मुड़ के नहीं देखा, इनको पैसों की कोई चिंता नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं करेंगे ना तो भी करोड़ों रुपए आएंगे। हमें पता है बंगाल कामधेनु गाय कहलाता था कि जिसका जितना मन करे उतने रुपए वहां से उठा लो, इतना पैसा, इतना ज्यादा पैसा था वहां। इसके बाद इतने साल तक हम एक्सप्लॉइट हुए। फिर ऐसा 1857 में क्या हुआ कि हमें एकदम से क्रांति करनी पड़ी। एक्चुअली किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, आप कितना सहन करेंगे। हमने 50 साल 60 70 80 साल सहन किया, फिर जब वो सिर पे से निकल गई ना बात, तब हमने विरोध किया। विरोध एक आदमी के करने से कभी नहीं होता, विरोध तब होता है जब समाज की अलग अलग कम्युनिटी परेशान हो। तो क्रांति के कारण अगर हम कॉन्सेप्ट से समझें तो इसका कारण था, पहला, हमारे धर्म पर आघात कर रहे थे। ये अपने ईसाई मिशनरियों को लाते, वो यहाँ लोगों को बहलाते बरगलाते और कहते धर्म बदल लो, हमारे धर्म में तुम्हें हम ये फायदे देंगे। कोई भी गरीब आदमी, मैंने कल भी बताया था, गरीब आदमी को बदलना बहुत आसान है, क्योंकि जब बीमारी आती है, दुख आते हैं, तो आदमी भगवान का विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर फील करता है। धर्म परिवर्तन एक बड़ा कारण बना, पहला, कि लोग हमारे धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे थे। एक तो था जा जाके गाँव में कहना, एक दूसरा तरीका भी था, इन्होंने फौज में भी अपने धर्म के लोगों को भेजना शुरू कर दिया। वहां जाके वो फौज के बीच में भी बातें करते इस तरह की, तो फौजियों को लगता है यार ये तो हमारे धर्म की बुराई कर रहे हैं। खुलेआम हमारे धर्म की बुराई करना एक बड़ा कारण बना। दूसरा कारण, हमारी जो सेना थी जिसमें भारतीय ज्यादा थे और ये लोग कम थे, अंग्रेज अनुपात में। इन अंग्रेज लड़कों के साथ तो अच्छा ट्रीटमेंट, क्योंकि डाइट तो सरकार ही देती है ना, जहां आप फौज की ट्रेनिंग करते हैं डाइट वही देते हैं।
इनकी डाइट में डिफरेंस रखते थे। दोनों बराबर भाग दौड़ करते, बराबर समय पर काम करते, बराबर मेहनत करते, लेकिन इनकी डाइट पे काम किया जाता, इनको बढ़िया खाने को मिलता, इनको सुविधाएं मिलती खेलने की बहुत सारी। हमारे भारतीय कितनी ही कोशिश कर ले, इनसे हमेशा नीचे रखे जाते। सबसे बड़ी रैंक जिस पर भारतीय सैनिक जा सकता था वो सूबेदार की थी, उससे ऊपर चाहे कितना ही लायक हो जाएगा ही नहीं। यानी लिमिट में पैसा बढ़ेगा। ये लगते तो कांस्टेबल जैसे थे, फिर एकदम से अफसर मिलते तो ये एक तरह से दादागिरी टाइप दिखाते थे। हमारी सेना दुखी थी, पैसों का मामला था, सुविधाओं का मामला था। इसके अलावा सेना धर्म से भी परेशान थी, क्योंकि उस टाइम पर हम हिंदुओं में ये मान्यता थी कि किसी को भी पानी में से तैरकर नहीं जाना चाहिए। अगर आप सागर पार कर लेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और गांव में किसी को पता चल गया कि इनका लड़का सेना में था और वो कहीं पार करके गया था, तो उसके पूरे खानदान को जात में से गिरा देंगे कि ये हमारी जात के नहीं है। वैसे तो इलॉजिकल बात थी, लेकिन बेटा जो थी तो थी। उस टाइम थोड़ी ना ये कह सकते थे कि नहीं इलॉजिकल है। तो उस टाइम पर इन बेचारे सैनिकों को भी धर्म की आड़ में कि हमें नहीं पता, हम नहीं मानते, और इनको कभी बर्मा भेज देते थे यहाँ से पानी के थ्रू, कभी यहाँ से, कभी कहीं कभी कहीं। तो हमारे ये सैनिक दुखी थे, क्योंकि इनका तो कुछ ना बिगड़ता, इनके परिवार वालों को दिक्कत आती। तो धर्म कहीं ना कहीं सेना को दुखी करने लगा, जो वो सोच थी, मान्यता थी। कुछ लोगों ने कहा देखो भाई तुम हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, बदले में पैसा दे दो, कुछ तो कहीं ना कहीं भरपाई करो। तो इनको जो भत्ते मिलते थे, आगे जाके वो भत्ते भी बंद करवा दिए कि किस बात का तैरने, इसका शिप में बैठ के जाने का भत्ता, ये तो तुम्हारा काम है, ड्यूटी है। तो इस तरह से सेना बहुत दुखी थी, हर तरीके से बुरा व्यवहार। तीसरा दुख था किसानों का। किसान क्यों दुखी थे? जमीन पे हक ही नहीं था। पहले राजाओं ने कभी किसानों की जमीनें हड़पी नहीं, राजा किसानों से उनकी उपज का हिस्सा लेता था। भाई तेरे पास 100 बोरी गेहूं है, 10 हमें दे दे। क्यों जी? क्योंकि मुझे सेना रखनी है, सेना तेरे खेत की रक्षा करेगी, तेरे घर की रक्षा करेगी, वरना कोई भी आके आग लगा जाएगा तेरे पके पकाए खेत में। तो कहता हाँ ठीक है, मैं 10 बोरी दे आऊंगा। किसान राजाओं से दुखी नहीं थे, लेकिन अब किसान दुखी थे, क्योंकि किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था जमींदारों के द्वारा। जमींदार को इससे कोई लगाव नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, उसके सिर पे तलवार है, उसके दिमाग में है मुझे ये इकट्ठा करना है, मैं इसको पीट के गेहूं लूं, इससे छीनूं, मैं इसको मारूं, चाहे ये प्यार से मुझे गेहूं दे। जमींदार के दिमाग में था सूर्यास्त का नियम। ये नियम क्या था? एक डेट डिसाइड होती थी कि भाई 15 तारीख को नवंबर में हम इतना बाजरा जमा करा देंगे। अगर 15 की शाम तक जमींदार ने उतना बाजरा इकट्ठा नहीं किया, इनको पीट के, मार के या जैसे भी, तो जमींदार की जमींदारी गई। यानी जमींदार के सिर पे भी तलवार है कि मैं हमेशा जमींदार नहीं रहूंगा, मुझे सूर्यास्त डेट डिसाइडेड वाले दिन के शाम ढलने से पहले मुझे इकट्ठा करना है। अब तुम ये मान के चलो कि किसान कोई बहुत अमीर नहीं था, किसानों को पीटना पड़ता, मारना पड़ता, तो किसानों की नजरों में राक्षस कौन बन गया? और जमींदार जानता है कि मैं हमेशा नहीं कर पाऊंगा ये काम, किसी पे तरस भी आएगा, किसी का सच में मान लो किसी के माँ बाप मर गए हैं, किसी के घर में लाश पड़ी है, कैसे उससे छीने, और अगर आज नहीं लाया तो फिर इसकी जमींदारी गई। तो सब दुखी थे, किसान भी, जमींदार भी, यानी जमीन के मालिक भी, और जो नकली मालिक बन के बैठे थे वो भी। हर तरह से आदमी दुखी था। जनता क्यों दुखी थी? हमारे जैसे जो लोग थे, क्योंकि जनता को बहुत ज्यादा हर काम के लिए भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता। अंग्रेजों ने हर चीज के एक्ट बना दिए। इन्होंने हमारे जो गांव थे ना, लोकल गांव हमारे, पहले हमारा एक एक गांव इंडिपेंडेंट था, हम गांव से बाहर जाते ही नहीं थे कभी। हमारे गांव में ही कपड़े बनाने वाले जुलाहे थे, उसी गांव में, वहीं लोहार था, वहीं कुम्हार था, वहीं चर्मकार था। तो कपड़े भी वहीं बन जाते, जूते भी वहीं बन जाते, खाने का सामान कोई हलवाई की दुकान खोल के बैठ गया, गांव में ही बाल कट गए, गांव में ही सब चीजें थी। यानी गांव अपने आप में आत्मनिर्भर था। गांव के लोगों को किसी भी चीज के लिए बाहर नहीं जाना। तब कोई टिक्की और भेलपूरी तो खाता नहीं था। गांव में थोड़े से एरिया में पैदा करेंगे, सबका पेट भरेगा। जुलाहा अपने कपड़े बनाएगा, बदले में किसान से गेहूं की 2 बोरी ले लेगा। चर्मकार चमड़े का काम करेगा, लोगों की जूती बनाएगा, बदले में कुम्हार से मटके ले लेगा। यानी चीजों की अदला बदली से बढ़िया गांव का काम चलता था। लेकिन इन अंग्रेजों ने क्या किया? इन्होंने हमारी गांव की आत्मनिर्भरता खत्म कर दी। इन्होंने हमारे गांव के बिजनेस ठप कर दिए। अब हम गांव में खाली बैठे, बेरोजगार बैठे हैं। अब हमें बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाके बेटा कमाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो बैठे बैठे कोई नहीं देगा। जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारा सामना होगा लोगों से, तुम्हें अपने काम करवाने पड़ेंगे, और हर
काम में जहां आज अगर देखो आज तुम तहसील में चले जाओ, कोई काम कराना हो, किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु में अगर कहीं कुछ अटक गया तो तुरंत पैसे खाते हैं वो कि जी ले आओ जी 2,000, 6,000, 10,000। देखा ना तुमने 2-2 हजार के लिए कैसे, 500-500 के लिए। तो जनता बहुत दुखी थी क्योंकि गांव की जो आपस की समझदारी थी वो तो खत्म हो गई, गांव डिपेंड हो गए। और फिर जैसे ही बाहर निकले तो हर जगह भ्रष्टाचारी थे, एक एक छोटे से छोटा काम भी भ्रष्टाचार के बिना होता ही नहीं था। तो जनता दुखी, कुम्हार दुखी, चर्मकार दुखी, किसान दुखी, जमींदार दुखी, सैनिक दुखी, ध्यान से समझे तो सब दुखी थे।